एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज हम आपके लिए दोबारा एक इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो पीजीटी इकोनॉमिक्स, जीआईसी लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक संग्रह है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। ऑप्शन दे रखे हैं। AR वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है और X अक्ष के समांतर होता है। AR वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है और Y अक्ष के समांतर होगा और AR वक्र मूल बिंदु के प्रति उत्तल होगा या अवतल होगा। तो देखिए, ये जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर A है। पूर्ण प्रतियोगिता की जब हम बात करते हैं तो AR यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वो एक सीधी पड़ी रेखा के रूप में होता है और X एक्सिस के समांतर होता है। ये इसकी आकृति रहती है ये। और परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR के होते हैं। दोनों इसी रेखा पर AR और MR दिखाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम का एकाधिकारात्मक शोषण कब होगा। तो भाई, श्रम का एकाधिकारात्मक जो शोषण है वो जब होगा जब मजदूरी जो है वो सीमांत आय उत्पाद से कम होती है। क्वेश्चन 2 में जो सही ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन नंबर 1 है। ये ऐसी स्थिति के बारे में बात की जा रही है जहाँ पर बेरोजगारी जो है अधिक होती है। तो जब मजदूरी जो है उस आखिरी श्रम की इकाई की सीमांत आय या फिर आखिरी जो वो उत्पाद बना रहा है उसकी जो कीमत है उससे कम रहेगी, तभी श्रम का एकाधिकारात्मक शोषण संभव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 कि कॉब डगलस उत्पादन फलन में किसी निवष्टि की निर्गत लोच कैसी होती है। तो देखिए, कॉब डगलस उत्पादन फलन में किसी भी निवष्टि की जो निर्गत लोच है वो स्थिर होती है। कॉब डगलस उत्पादन फलन को शॉर्ट में CDPF कहते हैं। कॉब और डगलस दो अलग अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने एक साथ अपने अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन प्रस्तुत किए। उन दोनों के संयुक्त रूप को कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उपभोक्ता को एक निश्चित आय के खर्च से अधिकतम कुल उपयोगिता कब प्राप्त होगी। यानी जो उपभोक्ता है वो एक समान आय खर्च कर रहा है तो उससे अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त होगी जब उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के साथ समान अनुपात में हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B सही होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो खरीदी गई वस्तु है हर वस्तु की सीमांत उपयोगिता इकाई के बराबर हो, ये गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तीसरी है कि खरीदी गई वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपने उत्पादन के समान अनुपात में हो, ये भी सही नहीं है। खरीदी गई वस्तुओं की कीमतें समान हो, ये भी सही नहीं है। इसका सही आंसर है कि खरीदी गई प्रत्येक वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो उस वस्तु की कीमत के साथ ही समान अनुपात में होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप क्या होगा। देखिए, वस्तुएं या तो स्वतंत्र होती हैं जिनका किसी भी वस्तु के अन्य वस्तु के प्रयोग पर कोई असर नहीं होता, या वो स्थानापन्न होती हैं। स्थानापन्न ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जो एक के स्थान पर दूसरी प्रयोग की जा सकती है। और एक श्रेणी होती है पूरक वस्तुओं की। पूरक वे वस्तुएं हैं जो एक साथ ही इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे ब्रेड के साथ बटर या पेन में इंक, ये पूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं। तो यदि पूरक वस्तु में से किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो जो दूसरे वस्तु की मांग है उसमें अधोमुखी खिसकाव परिलक्षित होगा। ऑप्शन नंबर C सही है। ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, लाभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण फ्रैंक नाइट के नाम से जोड़ा जाता है। लाभ को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। सबने अपने अपने सिद्धांत भी दिए हैं। यहाँ पर फ्रैंक नाइट की बात हो रही है। ऑप्शन है, लाभ अपने स्वामित्व पूंजी का अंतर्निहित प्रतिफल है। लाभ नवप्रवर्तन का पुरस्कार है। लाभ जोखिम तथा अनिश्चितता के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध है, या लाभ केवल एक अधिकारी की कमाई है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रैंक नाइट ने कहा है कि लाभ जो है वो जोखिम उठाने और अनिश्चितता को उठाने का फल होता है, इसलिए अनिश्चितता के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध होता है। फ्रैंक नाइट की जब बात की जाए तो लाभ जोखिम और अनिश्चितता का फल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, क्लासिकल लेखक जल हीरा विरोधाभास को सुलझा नहीं पाए क्योंकि वो वे भेद नहीं कर सके। किस किस चीज़ में अंतर नहीं कर सके वो? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच जो है क्लासिकल लेखक भेद नहीं कर पाए थे। जल हीरा जो विरोधाभास है, यह अवधारणा सबसे पहले एडम स्मिथ ने दी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जैसे किसी जिस वस्तु की मात्रा जितनी कम होगी उसकी सीमांत उपयोगिता उतनी ही अधिक होगी और उसकी कीमत भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन जब पानी और हीरे में आप कंपैरिजन करें तो पानी की मात्रा भी अधिक है और पानी की कीमत भी कम है, फिर भी पानी की सीमांत उपयोगिता हीरे से अधिक है। यही जल हीरा विरोधाभास के रूप में प्रख्यात है, जिसकी इस धारणा को क्लासिकल लेखक एडम स्मिथ लेकर आए और एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जे.आर. हिक्स के मांग अधिमान वक्र के विश्लेषण को सही तौर पर प्रतिबिंबित करता है? देखिए हिक्स का जो मांग अधिमान वक्र विश्लेषण है वो पेरेटो की पद्धति के साथ मार्शल के सिद्धांत को लागू करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अपने एडिंग अप प्रमेय में यूलर निम्नलिखित में से किस स्थिति को मानकर चलता है, यानी प्रतिस्थापन की लोच वो किसको मानता है? तो देखिए यूलर का जो प्रमेय है उसमें प्रतिस्थापन की लोच 1 के बराबर मानी जाती है और जो यूलर का प्रमेय है वो है a + b = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर एक सूची दे रखी है। सूची 1 में अलग अलग जो सिद्धांत हैं उनके नाम हैं और सूची 2 में उन अर्थशास्त्रियों के नाम हैं उन्होंने अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन दोनों का मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें दे रखा है कार्डिनल उपागम। तो कार्डिनल उपागम जो है वो एल्फ्रेड मार्शल से संबंधित है। उसके बाद है अधिमान वक्र उपागम, ये जे.आर. हिक्स का है। प्रकट अधिमान का सिद्धांत जो है ये P.A. सैमुअल्सन का है और जोखिम पूर्ण विवरणों का या वर्णों का नव उपयोगिता सिद्धांत को वॉन न्यूमैन मोजेस्टीन ने दिया। तो ये इसका सही आंसर होगा, यानी A का 2 और 2 का 3 और 3 का 4 और 4 का 1, यानी 2 3 4 1, ये इसका सही ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिखाया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ दी गई आकृति में वस्तु x का मांग वक्र dd है और जैसे ही वस्तु की कीमत P1 से गिरकर P2 पर आ जाती है उसकी मांगी गई राशि Q1 से बढ़कर Q2 पर हो जाती है। तो ये इन का एक ग्राफ दिखाया गया है। इसमें पूछा गया है E1 और E2 के बीच का वक्र कैसा है, यानी कि यहाँ पर मांग की लोच कैसी है। तो देखिए जितनी यहाँ पर कीमतों में परिवर्तन दिखाया गया है उससे ज़्यादा क्वांटिटी या मांग मात्रा में परिवर्तन दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो लोचदार है। क्योंकि जब कीमतों में हुए परिवर्तन की अपेक्षा मांग में परिवर्तन अधिक दर से हो जाता है तो ऐसी स्थिति को लोचदार मांग कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आइसोक्वेंट वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, यानी समुत्पाद वक्र एक दूसरे के समानांतर होने चाहिए। वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। वक्र मूल बिंदु के प्रति उत्तल होते हैं। इनमें से कौन कौन सा आपका आंसर सही है वक्तव्यों में से, वो पूछा गया है। तो देखिए जो पहला है इसमें दे रखा है कि आइसोक्वेंट वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ये बिल्कुल सही है। ये होते हैं आइसोक्वेंट वक्र, इनका ढाल ऋणात्मक होता है, ये ठीक है, ये ठीक है पहला वाला। दूसरा है वक्र एक दूसरे के समानांतर होने चाहिए, ऐसा नहीं है, कोई वक्र यहाँ भी आ सकता है, कोई यहाँ भी हो सकता है, तो ये गलत है। फिर है वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं, नहीं, ये भी गलत है।
क्योंकि अलग अलग वक्र जो है अलग अलग उत्पादन बिंदु को दिखाते हैं, तो एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि मूल बिंदु की ओर उत्तल होते हैं। ये है मूल बिंदु और इधर ये कर्व उत्तल ही होते हैं, इसलिए ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो 1 और 4 होगा, यानी सी ऑप्शन इसमें सही है। 1 और 4 आंसर इसमें सही है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर 2 आरेख दिए गए हैं और पूछा गया है कि ICC 1 और ICC 2 में किन वस्तुओं को सामान्य वस्तुओं के तौर पर दिखाया गया है। तो ये देखिए, ये जो ICC 1 है, यहाँ पर वक्र 1 जो है यहाँ पर y वस्तु को सामान्य रूप में दर्शाया गया है, और जो वक्र 2 है ये वाला, इसमें x वस्तु को सामान्य रूप में दर्शाया गया है। इसका रीज़न ये है कि जो कर्व जिस एक्सिस की ओर मुड़ेगा उसी एक्सिस पर दिखाई गई वस्तुओं को सामान्य वस्तु के रूप में दिखाएगा, और वर्टिकल एक्सिस पर हमेशा वस्तु y दिखाई जाती है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा वस्तु x को ही दिखाते हैं। इसलिए यहाँ पर 2 और 3 जो है वो ठीक है। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। ये नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच किन्हीं 2 वस्तुओं का पेरेटो इष्टतम वितरण निम्न में से किसकी अपेक्षा करता है। तो भैया जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है पहले व्यक्ति की 2 वस्तुओं को लेकर, वो बराबर हो जानी चाहिए दूसरे व्यक्ति के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। पेरेटो जो इष्टतम है उसके हिसाब से जब हम किसी व्यक्ति के या किसी समाज के कल्याण में वृद्धि करते हैं तो वो कल्याण में वृद्धि इस प्रकार से होनी चाहिए कि दूसरे किसी व्यक्ति के कल्याण में कमी ना हो जाए। समाज में जो कल्याण की मात्रा है वो समान रहनी चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अर्थशास्त्री ने उदासीनता वक्रों का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो देखिए, उदासीनता वक्रों के प्रयोग की बात हो रही है, तो वो है हिग्स ने उदासीनता वक्रों का सर्वप्रथम प्रयोग किया, जबकि जो अवधारणा थी उदासीनता वक्र की उसमें कुजनेट्स का नाम भी आता है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।